Hello students, let us now start chapter 4, magnetic effect of current. In this chapter the first article is magnetic effect of current. An electric current, that is flow of electric charge, produces magnetic effect in the space around the conductor called strength of magnetic field or simply magnetic field. यहाँ पर हम ध्यान दे सकते हैं जो जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उसके अराउंड, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस फेनोमेना को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये फेनोमेना सबसे पहले ऑयस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने ऑब्जर्व किया, जिसको हम ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। इस ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें एक बैटरी, एक रेजिस्टर की वायर, कनेक्टिंग वायर और एक बार मैग्नेट लेना होगा। जैसे कि फिगर में यहाँ दिखा रखा है, ये कनेक्शन बनाने के बाद इस वायर को उस मैग्नेट के ऊपर रख देने पर अगर हम की को ओपन रखते हैं तो मैग्नेट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, लेकिन जैसे हम की को क्लोज करते हैं तो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आता है। ये डिफ्लेक्शन किस वजह से है? ये डिफ्लेक्शन इस वजह से है कि यहाँ पर जब वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो कि उस बार मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करता है। सो व्हेन करंट वाज अलाउड टू फ्लो थ्रू ए वायर placed parallel to the axis of the magnetic needle kept directly below the wire, the needle was found to deflect from its normal position. अगर हम इसी को करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर जो मैग्नेट की डिफ्लेक्शन इनिशियल थी वो उसके अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि जो डिफ्लेक्शन मैग्नेट मारा है इट इज़ बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो इस इफेक्ट को सबसे पहले ऑयस्टेड ने बताया था, उसको हम इस डायग्राम से, फिगर से समझ सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए जो यहाँ पर फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो इसको पता लगाने के लिए यहाँ पर कुछ रूल दिए गए हैं। जैसे एक एम्पियर्स स्विमिंग रूल है, दूसरा मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल जिसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल कहते हैं, और राइट हैंड थंब रूल या कर्ल रूल। तो ये कुछ रूल्स हैं, ज़रा इनको ढंग से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इसमें क्या है, एम्पियर स्विमिंग रूल है, अपने स्विमर को देखा होगा तैरते हुए, स्विमिंग करते हुए। तो इसमें क्या है कि अगर हम, जो स्विमर है अगर वो पानी में है और हम मान लें कि जो वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है फीट से एंटर करके और उसके हेड तक जा रही है, और यहाँ पर अगर हम एक मैग्नेट रख देते हैं साउथ टू नॉर्थ पोजीशन में, और इस केस में अगर करंट फ्लो होती है फीट से एंटर करके उसके हेड की तरफ, तो जो मैग्नेट का डिफ्लेक्शन होगा वो उसके लेफ्ट साइड में होगा। सो इमेजिन ए मैन who swims in the direction of the current flowing south to north, facing a magnetic needle kept under him such that current enters his feet, then the north pole of the needle will reflect towards his left hand, that is towards west. तो इस तरह से यहाँ हम पता लगा सकते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन जो होगी किस डायरेक्शन होगी। सेकेंड रूल है मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, और जिसको हम राइट हैंड इसको रूल कहते हैं। इसको सबने देखा ही होगा। अगर हम इसको को टाइट करते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम इसको टाइट कर रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द इमेजिनरी राइट हैंड स्क्रू इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट थ्रू ए लीनियर कंडक्टर, देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द स्क्रू, हम अपनी फिंगर से जब उसको रोटेट कराते हैं तो जो रोटेशनल डायरेक्शन है इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड द कंडक्टर। जैसे कि इस फिगर से हमें क्लियर हो रहा है, फर्स्ट में करंट ऊपर की तरफ जा रही है और हम इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो डायरेक्शन यहाँ पर सर्कल के फॉर्म में दिखा रखी है। यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, और सेकंड में जो है अगर करंट नीचे की तरफ आ रही है, इसको हम रिवर्स डायरेक्शन कर रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज रहेगा। नेक्स्ट रूल है राइट हैंड थंब रूल, और कर्ल रूल भी इसको कहते हैं।
इसमें क्या है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है और उस वायर को आप अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़िए कि जो वायर में करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमारा थंब रहे। तो अगर करंट की डायरेक्शन में थंब है, देन कर्लिंग ऑफ द फिगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द current. So if a current carrying conductor is imagined to be held in the right hand such that the thumb points in the direction of the current, then the tips of the fingers encircling the conductor will give the direction of the magnetic lines of force. तो ये कुछ रूल्स थे जिनकी हेल्प से तो स्टेट ने ये बताया था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस फील्ड की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हमारे पास 3 रूल थे। इन 3 रूल में से कोई से भी रूल अप्लाई करके हम उस फील्ड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने की बात आती है। तो इसके लिए बायोट और सैबर्ट नाम के जो फिजिसिस्ट थे, इन्होंने इस पर काम किया और एक अपना लॉ बताया, एक रूल दिया, एक प्रिंसिपल दिया, जिसको हम बायो सैबर्ट लॉ के नाम से जानते हैं। इसको समझने के लिए एक कोई वायर ले लीजिए जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है और उसका एक छोटा एलिमेंट हम DL कट कर लेते हैं और उससे राइट हैंड पर अगर हम कोई पॉइंट P लेते हैं तो वहाँ पर एक फील्ड निकालना है, वहाँ पर हमने क्रॉस के द्वारा दिखाया है। और अगर लेफ़्ट में कोई पॉइंट P' लेते हैं तो उस पर जो फील्ड निकालना है वो डॉट से दिखाया है। ये जो डॉट और क्रॉस ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, इनवर्ड है, तो हम क्रॉस के द्वारा, और फील्ड अगर सरफेस के जो भी हमारे पास सरफेस है, पेज है, बुक का पेज है, टेबल का पेज, बोर्ड का पेज, तो अगर ये अपवर्ड की तरफ है तो हम इसको डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, बट नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस जो भी है। तो इसका मतलब अगर हम इस वायर को अपने हाथ में पकड़ते हैं, राइट हैंड पकड़ते हैं, जैसे कि राइट हैंड इसको रूल अप्लाई कर, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर रहे हैं ऊपर, तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर मतलब हमारी जो फिंगर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं। इसका मतलब अगर हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो P पर जो फील होगा डाउनवर्ड होगा, और लेफ्ट साइड में अगर देखते हैं वायर के लेफ्ट साइड में तो ये अपवर्ड होगा इस रूल को। तो ये डायरेक्शन का पता लगा लिया। अब अगर मान लीजिए कि जो वायर का हमने एक एलिमेंट DL लिया है उससे थीटा एंगल पर जो एक लाइन मिला रही है उस पॉइंट को वायर एलिमेंट से, अगर वो एंगल थीटा है और उसका डिस्टेंस अगर R है, तो यहाँ पर बायो और सैबर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। मोर इज़ द करंट, मोर इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अगर हमने करंट एलिमेंट की लेंथ DL ले रखी है तो ये DB प्रोपोर्शनल टू DL, एंड directly proportional to the sin theta, means sin of the angle between the line joining the element to the point and the element, and it is inversely proportional to the square of the distance between the point and the current element। अगर हम सबको कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास रूल बन जाता है DV प्रोपोर्शनल टू IDL sin theta upon R स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा DV, अगर हम प्रोपोर्शनली साइन अप्लाई कर लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ पर एक प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट आ जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है DV इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin theta upon R स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी DV, एरो लगा दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, I कॉन्स्टेंट है, I भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन DL और R जो यहाँ पर हमारे पास रहेंगे लेंथ ऑफ द वायर, और ये जो हमारे पास क्या रहेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी रहेंगे। तो DL क्रॉस R यूनिट वेक्टर अपॉन R स्क्वायर, हम इसको इस तरह से लिखते हैं अगर इन टर्म्स IDL क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यू। यहाँ पर जो म्यू नॉट है इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है 4 पाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर और वेवर पर मीटर पर एम्पियर। डायरेक्शन ऑफ DB is same as that of the direction of DL cross R, which can be determined by right hand screw rule. It is emerging dot at P' and entering at P into the plane of the diagram।
current element is the vector quantity whose magnitude is the vector product of current and length of the small element having the direction of the flow of the current. Ideal. Now next, magnetic field due to straight wire carrying current. अगर हम किसी स्ट्रेट वायर में कोई करंट फ्लो हो रही है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना हो तो इस तरह से दिखा सकते हैं। आप ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में करंट आई फ्लो हो रही है और इसके राइट साइड में हमने एक पॉइंट पी ले रखा है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। इस केस में अगर हम बायो-सैवर्ट लॉ अप्लाई करें, मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रही है और जो करंट एलिमेंट यहाँ पर हमने जो वायर का कोई एक छोटा पॉइंट ले लिया जिसकी लेंथ DL है, इसको हम करंट एलिमेंट DL कह सकते हैं, और ये करंट एलिमेंट उस पॉइंट P को मिलाने वाली लाइन से r डिस्टेंस पर थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर इस केस में हम बायो-सैवर्ट लॉ अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ dV = μ0/4 पाई I dl sin θ/r²। अब ध्यान दीजिए, ये जो डायग्राम हमने यहाँ पर बना रखा है, इस डायग्राम में एंगल एक थीटा है और एक एंगल फाई है, एक एंगल φ1 है, एक एंगल φ2 है। वायर के मिड पॉइंट से पॉइंट P को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसकी लेंथ A ले रखी है और करंट एलिमेंट DL और पॉइंट P की बीच जो लाइन है उसकी लेंथ यहाँ पर उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो R से डिफाइन किया गया। तो इस ट्रायंगल में अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है हमारे पास A/r, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर r हो जाएगा। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ फाई निकालते हैं कॉस फाई, तो कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी A/r आएगा। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स A/r इक्वल्स कॉस फाई। अगर हम r की वैल्यू निकालते हैं तो r इक्वल्स A/cos फाई आ जाता है। इसी ट्रायंगल से अगर हम tan फाई की वैल्यू निकालते हैं तो tan फाई इक्वल्स आता है L/A। tan फाई इक्वल्स आ जाएगा L/A और यहाँ से L की वैल्यू अगर हम निकालते हैं ये tan फाई, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो DL इक्वल्स tan का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो sec² फाई होता है। तो ये बन जाएगा DL इक्वल्स A sec² फाई इंटू D फाई। इन वैल्यूज़ को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें ऊपर वाले फार्मूला में तो DL की वैल्यू हमें मालूम है, R की वैल्यू पता है, इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं R और DL की वैल्यू, तो DB की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी सॉल्व करने के बाद μ0/4 पाई I cos फाई D फाई अपॉन A। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल कंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग विद लिमिट्स। ध्यान दीजिए, ये हमने एक छोटा करंट एलिमेंट था DL जिसकी वजह से हमने ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अगर हम यही वैल्यू पूरे वायर के कारण निकलना चाहें तो इसका जो वेरिएशन होगा φ1 नीचे की तरफ इसको माइनस ले लिया और φ2 ऊपर की तरफ इसको प्लस ले लिया, तो φ1 इज टेकन नेगेटिव सिंस इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर ये नेगेटिव रहेगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल वायर इंटीग्रेशन ऑफ DV, और इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे -φ1 2 + φ2 और DB की वैल्यू अप्लाई कर लेंगे μ0/4 पाई I cos फाई D फाई अपॉन A। μ0/4 पाई I अपॉन ये यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा ये, और cos फाई का इंटीग्रेशन माइनस साइन फाई, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अपर लिमिट पहले माइनस साइन फाई 2 और लोअर लिमिट बाद में, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 μ0/4 पाई। इट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर। इफ द स्ट्रेट वायर इज इन्फिनिटी लॉन्ग, अगर मान लीजिए इस वायर की लेंथ इन्फिनिटी है तो उस केस में φ1 और φ2 दोनों कितने हो जाएंगे, π/2 हो जाएंगे, और साइन π/2 1 हो जाता है, साइन φ2 भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा फार्मूला μ0 2I/4 पाई A। अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो बन जाता है फार्मूला μ0 I/2 पाई A। अगर इसको हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो अलोंग एक्स एक्सिस हमने लेंथ को दिखा रखा है, मिड पोजीशन 0, ऊपर की डायरेक्शन फील्ड B, लेफ़्ट डायरेक्शन में A, राइट में A, और ये वेरिएशन इस तरह से दिखा सकते हैं।
मतलब डिस्टेंस बढ़ने पर फील्ड डिक्रीज करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ बी सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डी एल क्रॉस आर विच कैन बी डिटरमाइंड बाई राइट हैंड स्क्रू रूल। इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डायग्राम एंड एंटरिंग इनटू द प्लेन एट पी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करें इस वायर के कारण तो इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। इस वायर को अपने हाथ में पकड़िए और कर्लिंग ऑफ द फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अगर वो करंट ऊपर की तरफ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज और करंट अगर नीचे की तरफ है तो क्लॉकवाइज।